चलो स्टार्ट में भी अलग फील्ड रीडिंग चालू हो चुका है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले निकालिए थर्ड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और अपने हाइलाइटर्स निकाल लो। अपने हाइलाइटर्स निकाल लो। मुझे दूसरी क्लास के बच्चों को भी बुला लो। नहीं हाँ, आपको पता तो चलना चाहिए क्या है। तो दूसरी क्लास के बच्चों बलबीर नहीं पे कहते हम अपनी क्लास में आए थे एचपी में आए थे आज के एचपी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक निकालो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और मैं जो बोलूंगा उसको कान से सुनना है, ध्यान रखना है कि चीज बोलनी थी कि सर ने ये बोले थे ऐसा बोले थे। हाँ दरवाजा लगा दो। सबसे पहला है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर ये एक नंबर के लिए आया, कितने नंबर के लिए? एक नंबर। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको सुनो। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मींस ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ करता है ना जो करता है, क्योंकि सामने वाला तो मर चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो वहां पर पहली लाइन अंडरलाइन कर लो, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो एसपी में है ना? हाँ बैठ। तो आप पहली लाइन अंडरलाइन कर लिए। एक लाइन के लिए अगर आंसर आया तो क्या बोलोगे? बोलो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ये कौन सी कंडीशंस में होंगे इस ट्रांसमिशन में? पहला लिखा है इन केस ऑफ डेथ, मिला क्या? दूसरा लिखा है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तीसरा लिखा है इन केस ऑफ इंसेनिटी। सर डेथ में किसको जाएगा? तो नीचे टेबल बना हुआ है सर। हमारे लीगल हायर्स, हमारे घर के लोग, अगर इनसेन, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो तो आपके गार्जियन को जाएंगे शेयर, सही है। और अगर आप बर्बाद हो चुके हो तो आपके ऑफिशियल रिसीवर को जाएंगे, इसको हम बोलते हैं रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा व्यक्ति क्रेडिटर हो गया मतलब इस बेसिकली। एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स means transfer of shares due to operation of law that happens in case of death, insolvency and insanity. In case of death, transfer of share to the legal owner. Case of insolvency, transfer share to the official receiver. और insanity में किसको जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, पूरी बात सुनना। ये शेयर्स अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि इनवॉलेंटरी एक्शन है? इनवॉलेंटरी एक्शन है। अपनी मर्जी का चल रही है सर, सामने वाला तो मर चुका है। मर्जी होती तो खुद डिसाइड करता ना। तो कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंटरली है। दूसरी बात, ये शेयर बेचे जा रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं? तो इसमें आपको पैसे पेड करने की भी जरूरत नहीं। वहां पे एक लाइन लिखी होगी, लीगल हायर हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, अरे बोलो, नीड नॉट टू पे एनी कंसिडरेशन। मिला? लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर को कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री में शेयर मिलेगा आपको, फ्री में शेयर मिलेगा। क्लियर है? अरे बोलो। और ओरिजिनल लाइबिलिटी जो है वो कंटिन्यू करेगी। एग्जांपल दो, अगर बाप की लाइबिलिटी है तो बच्चों में जाती है। बोलता अगर आदमी मर चुका है तो मरे हुए व्यक्ति की लाइबिलिटी जो उसके जिंदा रहते में थी वो उसके लीगल हायर में ट्रांसफर होगी ही होगी, है ध्यान रखना। ठीक है? क्लियर है? लास्ट लाइन पढ़ो। आपको इन शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर लॉजिक पे जाएंगे तो सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बिल्कुल उल्टा ही है। वो वॉलंटरी एक्शन है। वहां शेयर्स जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो बदले में कंसिडरेशन मिलता है। वहां दो पार्टीज होती है, ट्रांसफर और ट्रांसफर। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को, जिसको ट्रांसफर डीड कहते हैं, वो उसको फिलअप करते हैं, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, इस पर नहीं लगती है। यही तो पॉइंट्स है। वो वॉलंटरी एक्शन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो। तो यहाँ पर आपको ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करना है ना स्टैंप ड्यूटी पे करना है। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। ट्रांसफर ऑफ शेयर की प्रोसेस को कौन इनिशिएट करता है? सर ट्रांसफर भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया क्या? अब समझा? एक बार रिपीट कर लो। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ शेयर। एक शेयर जो है मेंबर का वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। तीन कंडीशन है। पहले इंसॉल्वेंसी, डेथ में किसको जाएगा? इंसेनिटी में किसको जाएगा? और इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल। कौन से दो लोग हैं जिनको कंसिडरेशन पे करने की जरूरत नहीं है? लीगल हायर और ऑफिशियल। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो ना इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी ना स्टैम्प ड्यूटी, और ओरिजिनल लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब आ जाओ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ब्लैंक ट्रांसफर, ऊपर ही देखो, ऊपर चलते हैं। फॉर्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पर जो ट्रांसफरर है उसकी सिग्नेचर झूठी है, फॉर्ज्ड है। दिख रहा है? अरे मिला क्या? जस्ट उसके ऊपर ही लिखा हुआ था।
सर 1 नंबर के लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 नंबर के लिए नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Forged transfer is the transfer where the signature of the transferor is transferor, transferee नहीं। Company should not register such transfer। आपको ऐसे ट्रांसफर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जहाँ सिग्नेचर ही फॉर्ज्ड है, झूठी है। ब्लैंक ब्लैंक ट्रांसफर उसी के ऊपर है। सब ब्लैंक ट्रांसफर का सिंपल मतलब है, यहाँ पर परचेज और सेल इजी हो जाएगा आपके लिए। आप कितनी भी बार अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर इमीडिएटली आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। जो होल्डर है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, उसके पास पूरे राइट्स होंगे जैसे एक मेंबर के पास में होते हैं। अब ऊपर आ जाओ मीनिंग में, बंद करो यार फोन को, मेरे साथ पढ़ो क्या लिखा है। When a member sign the instrument of transfer, बोलो क्या लिखा है। When a member sign the instrument of transfer without filing the name of transferee। अब बताए कैसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने अपना नाम तो लिखा हूं, बट ये डॉक्यूमेंट किसको जाएगा उसका नाम लिखना, तो फिर तो किसी के भी पास भी चले जाएगा ना कितनी बार भी। अरे बोलो। और हमने किसको दे दिया ये डॉक्यूमेंट, ट्रांसफरी को, along with, बोलो along with शेयर्स, along with शेयर्स ये 2 नंबर के लिए आपको आ सकता है, 1 नंबर के लिए भी आ सकता है। 1 नंबर के लिए आया तो सिर्फ इतना लिखना कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है जहां पर, बोलो किसने बनाया है, ट्रांसफरर ने, और ट्रांसफरी का नाम लिखा हुआ सर्टिफिकेट के साथ में हमने उसको दे दिया। और 2 नंबर के लिए आया तो फिर पीछे का भी पूरा लिखना कि ये सेल और परचेज को इजी कर देता है। आप कितनी भी बार इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको तुरंत इमीडिएटली स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास में भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसके पास में पूरे राइट्स होंगे जो एक मेंबर के पास होने चाहिए। राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू वोट। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ मेरा फेवरेट पार्ट। सर आपने ट्रांसफर ऑफ शेयर तो पहले ही बता दिए कि ट्रांसफर ऑफ शेयर एक वॉलेंटरी एक्शन है। 2 पार्टीज होती है, बोलो कौन। ट्रांसफर और ट्रांसफर क्या सबमिट करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर देना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट को अटैच करना पड़ेगा और कंपनी के पास में भेजना पड़ेगा। वो ट्रांसफर भी भेज सकता है और ट्रांसफर भी भेज सकता है। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जो शेयर की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है। अरे बोलो ना। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट शुरुआत से पढ़ेंगे। अंडरलाइन करना चालू करो मेरे साथ। ट्रांसफर ऑफ शेयर एक वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी ट्रांसफर मिला। कौन लेता है एक्शन, मेंबर लेता है। जब वो अपने शेयर्स किसी और व्यक्ति के नाम पर, बोलो, ट्रांसफर करता है। सर जो व्यक्ति, बोलो, अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन। कोई तो लेन देन करूंगा भाई, फोकट में थोड़ी ना दूंगा मैं। कभी कभी हम शेयर्स को गिफ्ट के रूप में भी दे देते हैं अपने घर वालों को, देते कि नहीं देते हैं। अपन सुनते नहीं, कोई दादा ने अपने पोते के नाम पर कर दिया। ठीक है। एंड एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। पहली हेडिंग, मैंने हेडिंग बनवाया पूरी, मीनिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है बताओ, बताइए। शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे याद कर लो, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी है तो शेयर्स पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। क्लियर। तीसरी हेडिंग बोलो क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अगर एक मेंबर को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर डीड कहते हैं, वो भरना पड़ेगा। साथ में क्या सबमिट करना पड़ेगा, बोलो, शेयर सर्टिफिकेट। साथ में आपको ट्रांसफर फीस भी पे करनी पड़ेगी। बोलो, जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम क्या है, ट्रांसफर। जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है उसका नाम क्या है, ट्रांसफर। वेरी गुड, वेरी नाइस। बेटा चौथी हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ, बिल्कुल। अ मेंबर कैन आइदर, बोलो, आइदर अ सेल अ पार्ट ऑफ शेयर्स और एंटायर शेयर्स। भाई मेरे पास 1000 शेयर है, जरूरी थोड़ी ना पूरे ही बेच दूंगा। 5वीं हेडिंग बोलो क्या है, हाँ, ट्रांसफर कंप्लीट कब होगा, बोलते ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड जब ट्रांसफर, बोलो, जब आपका नाम कहां पर आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। और अगर डीमैट के थ्रू हो रहा है डिपॉजिटरी सिस्टम के लिए तो ऑटोमेटिकली आपका नाम, बोलो, ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। आपने पैसे दिया, आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गई बात। एक लाइन मत भूलना, एक बार ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर की लाइबिलिटी खत्म, फिनिश हो जाएगी। और स्टैम्प ड्यूटी वाला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आ चुका है। सरकार क्या बोलती है, अगर तुम शेयर्स को ट्रांसफर करके कैपिटल गेन कमा रहा है, गेन कुछ कमा रहा है, मेरे को कुछ तो पे कर, स्टैम्प ड्यूटी। और बोल रहा है फिजिकल फॉर्म में लगती है, डीमेट फॉर्म में। डीमेट में क्यों लगेगी, मैं डीमेट में नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर करूं, कौन सा कंसिडरेशन, कोई लेन देन दिख रहा तो है नहीं मेरा। क्लियर। सर एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है ना ट्रांसफर को लेकर 100%, बोलो क्वेश्चन का नाम क्या है, जस्टिफिकेशन। क्या है, क्या पूछता है डायरेक्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलंटरी एक्शन, है कि नहीं। तो सर ये ऐसा जो आपने हेडिंग के साथ लिखवाया, पूरा लिखेंगे, पूरे लिखेंगे, पूरे मार्क्स मिलेगा।
अब एक सेपरेट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, रिफ्यूजल। सर मैं लेके खड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, कंपनी बोलती है, बीओडी बोलता है, हमारे पास ऑथोरिटी है कि हम रिफ्यूज कर दे ट्रांसफर को। तो तो ट्रांसफर क्या बोल रहा है अभी, अगर रिफ्यूज कर रहे हो तो एक नोटिस दो, देखो नोटिस दिया है, मिल रहा है क्या? और नोटिस में रीजन दो, बोलो कितने दिन के अंदर रीजन दो, 30 दिन के अंदर रीजन दो कि तुम क्यों हमारे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज कर रहे हो। तो बोर्ड क्या बोलेगा, रुक मैं तेरे को 4 रीजन देता हूँ। पहला रीजन क्या है, तेरा जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो आर्टिकल के हिसाब से नहीं है। आर्टिकल में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आर्टिकल्स के हिसाब से आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो पहले आर्टिकल के हिसाब से करो, मैं अलाउ कर दूं। दूसरा क्या लिखा है बोलो, बोलता है आर्टिकल के हिसाब से तो है बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है। कंपनीज एक्ट तो सुपीरियर हो गया ना, लिखा है कि नहीं, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द प्रिस्क्राइब, बोलो फॉर द कंपनीज एक्ट। बोलता है इंस्ट्रूमेंट है बट उसके साथ क्या नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, नॉट अकम्पनीड बाय शेयर सर्टिफिकेट। फिर बोलता है इंस्ट्रूमेंट पे कुछ लीन बाकी है, व्हाट इज लीन, पैसा बाकी है। कैसा होता है पैसा, कई बार शेयर होल्डर कंपनी से भी तो लोन लेता है, तो बोलता है जब तक तो अपना लोन चुकाएगा नहीं, मैं तेरे को शेयर ट्रांसफर अलाउड नहीं करूंगा। क्लियर? अरे बोलो, 4 लाइन लिखने के पूरे नंबर मिलेंगे, 4 लाइन लिखने। नीचे वाला पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है बताइए, कंपनी आपको कितने दिन में मना करेगी, जिस दिन आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट किया उसके 30 दिन के बाद, है ना, मना कर दी ना। अब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, अ मेंबर में अपील टू द एनसीएलटी, फुल फॉर्म बोलो एनसीएलटी का, अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, सुनो, जैसे कंपनी को कितने दिन मिले थे रिफ्यूज करने के लिए, 30 दिन। अब उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया तो मैं उनके खिलाफ अपील कितने दिन में करूंगा, अगले 30 दिन। अरे बोलो ना, अब बोलते हैं नोटिस नहीं मिला, लेकिन इफ नो नोटिस तो मेंबर कैन अपील विद इन 60 days. इन केस ऑफ Private company. ऑफ 90 days इन केस ऑफ Public और company. आपको बता चुका हूँ मैं, ये 60 और 90 में वो पहले वाले 30 दिन इंक्लूड है। तो बेसिकली आपको कितने दिन मिल रहे हैं, प्राइवेट में 30 ही मिल रहे हैं और पब्लिक में 60 ही मिल रहे हैं, भूलना मत। ये मतलब तो हुआ, Sir, आपको जो point कौन से 2 पॉइंट, transfer should not be a mind. तो ये क्यों बताऊं, वो तो क्लास में लिखा दिया ना, ये तो बहुत लोगों के पास जाएगा, सबको थोड़ा पता रहना चाहिए। जो क्लास में लिखा है वो वीडियो में भी बताऊंगा, रिवीजन वीडियो भाई। हाँ समझा माइनर, ठीक है। अरे बोलो, तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए, दोनों का डिफरेंस बिटवीन में खत्म हो गया। वो वॉलेंटरी एक्शन है ना, ट्रांसमिशन इनवॉलेंटरी है, वहां पर एज पर मेंबर होता है और वहां पर होता है एज पर ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर एक्शन कौन इनिशिएट करेगा, ट्रांसफर भी कर सकता है और ट्रांसफर, वहां लीगल हायर्स करेंगे, ऑफिशियल रिसीवर्स करेंगे, क्लियर है ना। वहां पर कंसिडरेशन लगेगा ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन में कोई स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। वहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी विद शेयर सर्टिफिकेट। पूरे पॉइंट्स तो कवर होगा। लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी, इधर लाइबिलिटी तुरंत खत्म हो जाती है, उधर लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगी आपके लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीव, फिनिश। और बहुत चांस है कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन में आ जाए डिफरेंस बिटवीन, मैंने तो बहुत दिया टेस्ट। आ जाओ, 4 पॉइंट एक बार रिपीट कर लोगे मेरे साथ रिफ्यूजल के। अगर तेरा ट्रांसफर, बोलो आर्टिकल के हिसाब से नहीं है, मैं रिफ्यूज कर दूंगा 30 दिन के अंदर, टेंशन मत ले। अगर तेरा ट्रांसफर कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, कंपनीज रूल, तो मैं रिजेक्ट कर दूं। अगर तेरे ट्रांसफर किसका सपोर्टेड नहीं है, बोलो इंस्ट्रूमेंट के साथ सर्टिफिकेट सबमिट कर काका। और अगर क्या बाकी है, लीन, तुझ पर हमारा पैसा बाकी है, तो मैं कैसे अलाउ करूं। अब कंपनी बोलती मैंने मना किया, तो अगले 30 दिन में एनसीएलटी के पास चले जा। बट अगर मैंने मना किया बट नोटिस नहीं भेजा, तो अगर तू प्राइवेट कंपनी का मेंबर है तो अगले 7 दिन में जाना, पब्लिक कंपनी का तो अगले 90 दिन। इसमें पहले वाले 30 दिन खत्म, फिनिश। आगे बढ़ू, ऐसे गूंजनी चाहिए ये सब आवाज है ना ऐसे कान में। अच्छा ये 4 कंडीशन थी, हमको याद है। आगे बढ़े, अब आ जाओ सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कॉल्स नहीं दे पाएंगे, क्या होते हैं कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कॉल नहीं दे पाएंगे तो अपनी मर्जी से शेयर्स वापस कर दो, इसलिए वहां लिखा वॉलेंटरली, वॉलेंटरली रिटर्न ऑफ शेयर्स, मिला क्या, बाय द मेंबर टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन। एक बार रिपीट कर लो, पहले क्या लिखे, वॉलेंटरली रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय मेंबर फॉर द कैंसलेशन। बोलो सरेंडर तभी अलाउड करेंगे जब कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू फोरफिट। तो कंपनी क्या बोलती है, मैं छीनू कि तू देता है। हाँ यही मतलब है उसका। अगर फोरफिट में जाए इंटरेस्ट भी लगेगा ना। ओनली, बोलो ओनली पार्टली पेड शेयर्स आर सरेंडर्ड। अच्छा सर ये तो अच्छा बताया आपने। हाँ जिस पे पैसा बाकी होगा वही सरेंडर करेगा, जिस पे पैसा बाकी नहीं है वो क्यों करेगा, वो तो तू वापस करेगा, बायबैक करेगा।
अरे बोलो, सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलो, कैन बी रीइश्यूड इन द सेम वे एज, क्या होता है फॉरफिटेड मतलब? नहीं नहीं, तो कंपनी क्या बोलती है मालूम, तुम्हारी शानी बोलती है जो शेयर तूने हमको वापस किया ना, अब हम दुनिया को बताएंगे कि हमने फॉरफिट किया था, हम दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं उसका। The articles of company must provide provision for surrender of shares, और लास्ट लाइन लिखिए, surrender of shares का मतलब क्या हुआ, actual reduction of share capital, hence companies avoid। और आपको पता है अगर मार्केट में अगर आपका शेयर कैपिटल कम दिखेगा तो लोगों का भरोसा थोड़ा उठता है, क्यों, पैसे नहीं मिलने लगता कंपनी के, कैपिटल कम हो गया ना आपका मार्केट से, अच्छी बात नहीं है। 2 नंबर के लिए आ सकता है, भूलना मत, रिपीट कर लेते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। वॉलेंटरली रिटर्न ऑफ शेयर है, वॉलेंटरली रिटर्न है, मेंबर ने दिया कैंसिलेशन के रूप में। बोलो, सरेंडर ऑफ शेयर्स तभी अलाउ होगा जब आपके पास फोरफिटर के अलावा और कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं होगा। कौन से शेयर्स ट्रांसफर होंगे सिर्फ और सिर्फ, वेरी गुड, सरेंडर शेयर्स को वो रीइश्यू करते हैं इन द सेम वे एज फॉरफिटेड। मतलब जैसे हम छीनने के बाद शेयर्स को रीइश्यू करते हैं ना, वैसे तेरे सरेंडर वाले शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे। रीइश्यू तो कर सकती है ना कंपनी शेयर्स, सर कैसे रीइश्यू करेगी, राइट इश्यू कर देगी, बोनस इश्यू कर देगी, समझता है कि नहीं समझता, क्या बोलो, आप बोलो आगे क्या लिखा है आर्टिकल में, मस्ट प्रोवाइड द प्रोविजन रिगार्डिंग सरेंडर ऑफ शेयर, और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, हेंस कंपनीज अवॉइड। 2 नंबर के लिए आया, चीट फाड़ करके आ, ठीक है। सही है, अब आ जाओ फोर फीचर, उल्टा चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो तो बताऊंगा मेरे को, जंगल रिट्रीट, एग्जाम के वक्त गलती नहीं होती, गुनाह होता है, गलतियां तो साल भर की है ना, तो थोड़ा ध्यान रख। फोर फीचर में आओ, मैं स्नैप पे नहीं, बस तो बताया। चलो पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे, एक एक वर्ड में फोकस करना, उधर वो रिटर्न कर रहा था, इधर फेल्स टू पे द कॉल्स विद इन ए सर्टेन, मैं कॉल नहीं पे कर पाया तो बीओडी को पावर दिया है किसने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने, कैन फोरफिट मतलब टेक अवे द ओनरशिप ऑफ ए मेंबर। वहां आप खुद सरेंडर कर रहे थे, यहाँ आपकी ओनरशिप ली जा रही है पीओडी के द्वारा, और फिर से एक लाइन रिपीट हो गई, ओनली पार्टली पार्टली पेड। अब ध्यान देना, पीओडी यहाँ अपनी खुन्नस के लिए, अपने बदले के लिए शेयर आपसे छीन रहे हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। बोलता सर अगर शेयर छीनना चाहते हो तो छीनने से पहले आप नोटिस तो दोगे ना, हाँ एकदम थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे जाके, तो बोलता कंपनी एक नोटिस देगी उस मेंबर को, तो मेंबर कितने दिन पहले नोटिस देगी, छीनने के 14 दिन पहले। और क्या बोल रही कंपनी उसको, देख अभी भी मौका है, पैसे पे कर दे इंटरेस्ट के साथ, नहीं करेगा तो फोरफिट कर लेगा, और जो पैसे दिया था, क्योंकि कुछ तो दिया था ना, वो भी नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन मनी होगा, अलॉटमेंट मनी होगा, उसके बाद तो कॉल बसते हैं ना, इसकी भी हेडिंग लिखा है पहला ऑथराइजेशन, दूसरा नोटिस ऑफ, Notice and communication. वेरी गुड, आगे Issue of forfeited share. री इशू ऑफ, Forfeited share. इतने बड़े फोटो जो शेयर छीन चुके हो उसको दोबारा री इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट की तरह लिखा है, अलॉटमेंट की तरह री इशू कर सकते हो। कहाँ ध्यान है, नींद में गए, नहीं सर, इनको प्रेजेंट ये लाइन पे फोकस करो, री इशू कर दिया आपने, अब री इशू करने का आपको कंपनी को ज्यादा पैसे मिल गए, जो पिछली बार जितने मिलने वाले थे उससे, तो देखो वहां क्या लिखा है, इस कंपनी गेट्स मोर मनी देन द कॉल्स विच वाज, मेरे ऊपर रिलायंस के 100 रुपए बाकी थे, तो कंपनी ने मेरे से शेयर छीन ली, अब मेरे शेयर उन्होंने बाहर इशू किया तो उनको 200 रुपए मिले, तो मेरे शेयर पर कितने रुपए कमाए उन्होंने एक्स्ट्रा के, 100 रुपए, क्या बोल रहा है देखो, अब दोबारा पढ़ो, इफ अ कंपनी गेट्स मोर मनी देन द कॉल्स, मेरे ऊपर कितने का कॉल बाकी था, 100 रुपए, 200 रुपए मिल गए, तो बोलते एक्सेस अमाउंट हो किसको दे देना, मेरे ही तो शेयर थे, कंपनी के थोड़ी ना थे, तो मुझे 100 रुपए दे दो ना, क्या दिक्कत है, सिर्फ 100 रुपए, हाँ 100 रुपए तो अभी क्या है, अभी भी एक्सेस वाला मेरे को, क्योंकि मेरा हक बनता था ना, मैं बेचता तो मुझे मिलते, ऐसा मतलब उसका, ठीक है। और आगे में क्या लिखा है, बोर्ड कैन कैंसल द फॉरफिचर अंडर सर्कमस्टांसेस, देखते क्या लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट क्या है बोलो, अगर आप फॉरफिचर हो गया तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, सीजेशन का मतलब क्या होता है, खत्म, टर्मिनेशन, क्लियर है, करे बाबा, आपके पूरे मेंबरशिप के राइट्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म,
और आपके नाम को हटाया जाएगा कहाँ से? रजिस्टर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजेशन? टर्मिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजेशन? टर्मिनेशन। सर मेंबर से शेयर तो छीनेंगे बट इज लाइबल फॉर ऑल अनपेड कॉल्स। लेंगे ना भाई इंटरेस्ट के साथ में। बोलो, एक लाइन बोलो। कंपनी क्या बोल रही है? तेरे से शेयर तो छीने, तेरे से कॉल भी लेंगे, बट कंपनी ने उसी बीच में उन शेयर को रीइश्यू कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी खत्म। खत्म। उसकी कंडीशन क्या पड़े अपने? रीइश्यू करने पर अगर पैसा ज्यादा आया तो ज्यादा वाला मेरे को दे देना, मेरा हक बनता था। देखो वहां लिखा है द लाइबिलिटी सीज, व्हाट इज सीज? एंड ओनली द कंपनी रीइश्यूड द forfeited शेयर। और लास्ट पढ़ लो बच्चों, क्या लिखा है? इफ अ कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर ऑफ forfeiture, जैसे उन्होंने आज मेरे से शेयर छीने और अगले 1 साल में कंपनी क्या हो गई? लिक्विडेशन में। मेंबर हु शेयर्स हैव बीन forfeited इज लाइकली टू पे द कॉल एज ए पास्ट मेंबर। भाई तू भी तो हमारा मेंबर है, तो अब तो देखो पूरे कॉल पे करने पड़ेंगे तो कंपनी बंद होगी। क्योंकि ये वाले शेयर कोई अब से लेगा तो नहीं। क्या हो गया? भाई इतनी रात को रो पे मत जाओ यार, जल्दी हो जाके बताओ ये लाइन समझे क्या? अगर कम मेरे से आज छीने गए शेयर और अगले 1 साल में कंपनी क्या होगी? लिक्विडेशन। तो बोलता है तुम्हें ही हम मेंबर मानेंगे, तुम हमारे ही मेंबर रहे हो तो क्यों ना तुम लाइबिलिटी चुका दो। ये आपको 4 नंबर के लिए डेफिनेटली पूछ सकता है। fails to pay the calls, BOD has the authorization as per article of very good to forfeit the shares। आपकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। ओनली पार्टली पेड शेयर्स कैन बी forfeited। दूसरा पैराग्राफ, ये जो forfeiture है किसके इंटरेस्ट के लिए? कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। कंपनी आपको नोटिस भेजेगी forfeited का पहले, और आपको बोलेगी पैसा दे दे इंटरेस्ट के साथ। तीसरा क्या बोलता है? कंपनी इन छीने हुए शेयर को दोबारा री इशू कर सकती है, बट ध्यान देना, री इशू ऑफ forfeiture इज नॉट सेम एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं है कि प्रोस्पेक्टस जाएगा फलाना धमकाना होगा अपन वो। सर फिर कैसे होता है? मैं डिटेल में जाऊंगा तो दिक्कत नहीं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, समझो ना क्या बोल रहा हूँ? ये सब चीजें होगी। और अगर री इशू करने पर ज्यादा पैसे आ गए तो ज्यादा वाला पैसा मेरे को दे देना, और जो एक्चुअल अमाउंट था आप रख लेना कॉल्स का। क्लियर है? 3 कंडीशन है क्या, सॉरी 3 इफेक्ट है फॉरफीचर के। पहली क्या खत्म होगी आपकी? मेंबरशिप, आपका नाम बोलो रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा, आपके पूरे मेंबरशिप राइट्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा बोला आपकी लाइबिलिटी अभी भी रहेगी, कौन से कॉल्स के लिए? अनपेड कॉल्स। और अगर आपने री इशू कर दिया तो फिर मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी मेरे फॉरफीचर होने के अगले 1 साल के अंदर क्या हो गई? लिक्विडेशन में, तो मुझे पास्ट मेंबर मानकर लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। क्लियर? अरे बोलो, आ जाओ ऊपर आप। कॉल्स क्या बोल रही हो? हाँ, उसी को रेट क्या? 100%। बोलो रिटर्न वर्ड कहां पर पढ़े थे? सरेंडर। फेल कहां पर पढ़े अपन ने? फॉरफीचर। वॉलंटरी एक्शन कहां पर पढ़े अपन ने? ट्रांसफर। इनवॉलंटरी एक्शन कहां पढ़े? कंफ्यूज मत। सरेंडर भी एक वॉलंटरी एक्शन है, बट वो रिटर्न करने वाला है। ठीक है? अब कॉल्स में आ जाओ। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, इसकी हेडिंग लिखाया था क्या? नहीं, इसके नहीं लिखाया तो अभी भी लिख लेंगे। कंपनी में स्टेट द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स। कंपनी इश्यू प्राइस बताती है और ये भी बोलती है कि इश्यू प्राइस काय में पेड करना है आपको? इंस्टॉलमेंट्स में। व्हेन कंपनी डिमांड इट, जब जब मांगोगी तब तब पैसे दे देना। 100% भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलते हैं कंपनी डिमांड शेयर हैज टू पे अ पार्ट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, और उस बैलेंस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? अबे कॉल्स ऑन शेयर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है? बोलो बोलो। तो पहला पार्ट हो गया आपका मीनिंग, कॉल्स ऑन शेयर्स की मीनिंग क्या है? अब मेरा एक सवाल है, ये कॉल फुल्ली पेड अप शेयर के लिए मांगे जा रहे हैं कि पार्टली पेड? हेडिंग बनाओ पार्टली पेड अप शेयर्स। सही है बच्चों? अरे बोलो यार। और अगर ये पार्टली पेड अप शेयर्स के पैसे आपने चुकाए नहीं तो फॉरफीचर हो जाएगा, होगा? तो एक ऑब्जेक्टिव बना खड़े खड़े भी हम। पार्टली पेड अप का मतलब ये होता है कि मैं एप्लीकेशन मनी तो दे चुका हूं, मैं अलॉटमेंट मनी भी दे चुका हूं,
बट मैंने अभी पहला कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, मतलब एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी लिखा ना, बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स ये दोनों तो जा चुका है कंपनी के पास। अरे बोलो, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी जा चुका है ना, तो उसी को कॉल करा जाएगा। तो 5 पार्ट हो गए, पहला पार्ट एप्लीकेशन मनी, दूसरा पार्ट फिर तो यहाँ कॉल किसकी बात हो रही है, ये कॉल किसको बोला जा रहा है, कॉल्स को बोला जा रहा है, उसमें एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी सही है। थर्ड पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो लेटर ऑफ नोटिस, लेटर ऑफ नोटिस, लेटर ऑफ नोटिस। अब आपको तो पता है कि कॉल्स, मुझे बताओ फोर फीचर किसने किया, बोर्ड ऑफ, कॉल भी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉल्स के ओनली मेड बाय बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। कंपनी एक कॉल लेटर भेजेगी, है ना, किसको, शेयर होल्डर को, और बोलेगी कॉल पे कर, सही है। गिव देम कितने दिन, 14 दिन देगी कि पैसा पे कर दे यार कंपनी के बैंकर को, सही है। अब ये नेक्स्ट लाइन हमारी तोड़ लाइन है, नो कॉल कैन बी मेड मोर देन 25% ऑफ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आदि भी समझ में आ जाएगा। मान लो आप पर 100 रुपए बाकी है कॉल्स के, कंपनी मुझे एक बार में कितना पैसा मांग सकती है, 25%, 25%, उससे ज्यादा 100 का 25% कितना होगा, 75 बच गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को एडजस्ट कर लेंगे फाइनल कॉल पे। 75 का 25 फिर अलग होगा ना, 100 का 25 था, हाँ वैसा हो जाता है, आगे आ जाए। अरे बोलो, एक और लाइन आ गई काम की अपनी, द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना, किससे ज्यादा नहीं होना, इससे कम नहीं होना, मतलब एक ही महीने में करना है कॉल, कि नहीं करना, नहीं एक महीने में नहीं करना। द रूल्स एंड प्रोसीजर of calls should be given in the article of क्या हेडिंग बनाई थे अपन इसकी, लेटर ऑफ नोटिस, ब्रैकेट में एक और चीज लिखो, टाइम पीरियड, बोलो कितने दिन पहले आएगा नोटिस, 14 दिन दिए जाएंगे आपको कॉल्स पे करने के लिए। एक कॉल पर कितना पैसा मांगा जाएगा, नॉमिनल वैल्यू का 25%, उससे ज्यादा नहीं। दो कॉल के बीच में कितना गैप नहीं होना, एक महीने से कम का गैप नहीं होना, एक महीने से ज्यादा का ही होना चाहिए बेसिकली, ये लॉजिक हुआ। और कॉल पे लेके प्रोविजन कहाँ लिख करेंगे, आर्टिकल ऑफ, तो मैं फटाफट पूछ रहा हूँ आंसर दो, आपसे कितना पैसा लिया जाएगा कॉल पे, ये कब डिसाइड होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम, देखो लिखा है इश्यू प्राइस जो होता है वो कंपनी काय में मांगती है आपसे, इंस्टॉलमेंट में। अरे बोलो, जब कंपनी डिमांड करेगी तो उससे पार्ट और फुल अमाउंट उसी को क्या कहा जाएगा, बोलो कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स ऑन शेयर्स कौन से दो मनी के अलावा है, सिंपल फंडा है भाई, सिंपल। किसके पास पावर है कॉल करने का, बोर्ड ऑफ, किसके इंटरेस्ट के लिए, लेटर भेजेगा शेयर होल्डर को, कितने दिन देगा पैसे पे करने के लिए, दो कॉल के बीच में कितने दिन से ज्यादा गैप, ठीक है, और एक कॉल की नॉमिनल वैल्यू कितनी, 25%, वेरी गुड, उससे ज्यादा नहीं, क्लियर। अरे बोलो, एक बार रीड मार लो फटाक से, कॉल वाला कुछ हाईलाइट करते चलो, हाईलाइट करते चलो, अरे बाप बाप, कि ना 4 हेडिंग बनती है वैसे, जो तीसरी हेडिंग थी ना लेटर ऑफ नोटिस वाली, वो तो कंपनीज बैंकर तक खत्म हो जानी चाहिए। चौथी हेडिंग बनेगी मालूम क्या, बोलो नेचर ऑफ कॉल्स, नेचर ऑफ कॉल्स, क्योंकि कॉल के बाद दो नेचर है, पहला क्या है 25% से ज्यादा वाला नहीं है, और दूसरा क्या है एक महीने वाला, तो ऐसे 4 हेडिंग बनाओ, मेरी बात मानते हो तब मजा आएगा। यहाँ से नेचर ऑफ कॉल कर ली क्या भाई, घूमते रहना चाहिए सब दिमाग में। दो कॉल एक महीने से कम टाइम में नहीं करना है, एक बोलो कॉल की फेस वैल्यू का कितना होना है, 5%, उससे ज्यादा नहीं। और कॉल को लेकर प्रोविजन कहाँ लिखे होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ, कॉल के लेकर नोटिस कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने दिन देगा पैसे को, 14 दिन। ये कॉल कौन सा मनी है अदर देन, खत्म हो गया, खत्म हो गया, फिनिश कर दिया बस। अब आ जाओ छोटा सा 2 नंबर का टॉपिक, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट।
जो शेयर्स और मिनिमम एक मिनट कैपिटल आगे के तरह वो शेयर नहीं पैसा। और पैसा शेयर्स हाँ एक महीने का। नहीं का कैप नहीं होनी चाहिए एक महीने से ज्यादा Not less than 1 month है भाई। बराबर तो एक महीने से कम नहीं रहना चाहिए। एक मतलब कम से कम एक महीने से ऊपर क्या बना मतलब है ना उसका। More than a month। नॉट लेस देन है ना, एक महीने से कम का नहीं होना चाहिए। gap between two calls should not be less than 1 month. हाँ मतलब तो एक महीने से कम का नहीं होना चाहिए, Not more मतलब एक महीने से ज्यादा का होना चाहिए। इनमें दो चलो आ जाओ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, आपको पता है। अरे यार 25% वाला इतना इजी तो है। अगर 100 रुपए बचे कॉल पे तो एक बार में कितने कॉल मारोगे? 25% का कॉल मारोगे, 25 रुपए मांगोगे मेरे से। कॉल का जितना भी अमाउंट बचा है उसका सिर्फ और सिर्फ कितना मांग सकते हो मुझसे? 25% बस। सर अगर आखिरी में बहुत बड़ा अमाउंट रह गया तो वो फाइनल कॉल में पूरा कवर हो जाएगा। अब आ जाओ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। भाई साहब ये 2 नंबर के लिए आ सकता है अपने को और 4 नंबर के लिए भी आ सकता है जस्टिफिकेशन में, ठीक है। बोलो भाई, कंपनी कब इशू करती है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट? जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट डीफेस हो गया, किसी ने पानी गिरा दिया, धुंधला धुंधला हो गया हो। बोलो म्यूटिलेटेड हो गया, थोड़ा जल गया, थोड़ा सा फट गया, तो आपने क्या कर दिया? कंपनी के पास ले आके सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? अब अगर फट गया, जल गया, धुंधला गया तो लाके सरेंडर कर। दूसरा, अगर शेयर होल्डर ने प्रूफ कर दिया कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, सर मिल ही नहीं रहा है, चोरी हो गया, गुम गया, पता नहीं क्या हुआ। ये 2 अलग अलग कंडीशन है, ये 2 अलग अलग कंडीशन है। कंपनी क्या बोल रही है? अगर लॉस हुआ है मतलब गुम चुका, चोरी हो गया है, तो बोलते दिक्कत नहीं है, लॉस में हम एक नोटिस डालेंगे। कहां पर? न्यूज़पेपर में अनाउंस करेंगे कि भैया ये भाई साहब का शेयर सर्टिफिकेट लॉस हुआ है। जो भी उसको ढूंढ के देगा तो उसकी बातें बाद में करेंगे, रिटर्न कर दो कंपनी। इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन गिवन टाइम, मैंने बताया तो 3 महीने का होता है, 90 दिन लिखाया होगा मैंने शायद कुछ ना कुछ, एक डेट दी थी कंपनी, 3 महीने 90 दिन लिखा है, वही तो लिखा है, लिखा 3 महीने। अच्छा लिखा तो है, नहीं वो दूसरा है, वो 3 महीने वाला। बोलो कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। मिल गया क्या पॉइंट? एक बार रिपीट कर ले। अगर शेयर सर्टिफिकेट घूम गया, कंपनी क्या देगी? एक नोटिस देगी, अनाउंस करेगी कि जो लॉस हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, फाइंडर को बोलेगी प्लीज रिटर्न करो। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देना। तीसरा जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने में इश्यू होगा? बोलो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। तो लॉजिक तो वही हुआ ना कि 3 महीने तक एडवर्टाइजमेंट रहेगा, वही तो लॉजिक हुआ, वही तो बता रहा था। एक और लाइन भाई, कंपनी इश्यूज डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। सर तो ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, अपन ने पढ़ तो चुके हैं। बहुत सारे लोग कंपनी से शेयर खरीदते हैं और कुछ लोग कंपनी के मेंबर से खरीदते हैं और वो शेयर मल्टीपल लोगों के पास जाता है। आगे बोलो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी स्टेटेड बोल्ड, बोल्ड लेटर्स में लिखा रहेगा क्या? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अरे वो डॉक्यूमेंट में सब बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कि डुप्लीकेट है। और कंपनी हैज टू पे हैवी पेनल्टी इफ कंपनी हैज इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। ये कुछ याद आ रहा है क्या आपको? क्या था कि अगर कंपनी ने ओरिजिनली डुप्लीकेट इशू, जैसे मैंने कंपनी से शेयर खरीदा तो पहले कौन सा इशू करना चाहिए? ओरिजिनली ही। ये तो कंपनी को पेनल्टी भी करनी पड़ेगी, लिखाया भी होगा मैंने ओरिजिनली वाला, ओरिजिनली। अरे बोलो, बहुत चांस है क्वेश्चन आने का। 4 कंडीशन है, डीफेस्ड चेहरा बिगड़ गया, म्यूटिलेटेड टॉर्न हो गया, फट गया, सरेंडर कर दे। अगर गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो कंप्लेंट कर। फिर हम देंगे नोटिस काय में? न्यूज़पेपर में। फाइंडर को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे लाके सबमिट करो। अगर जवाब नहीं आया गिवन टाइम पे तो क्या इशू कर देंगे? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। जिस दिन तूने एप्लीकेशन दिया था उसके 3 महीने के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे क्या? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। और अगर उन्हें इनिशियली ही तेरे को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया तो कंपनी पे हैवी पेनल्टी लगेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से शेयर होल्डर को देंगे हम लोग? रजिस्टर्ड शेयर। खत्म हो गई बात, बहुत बढ़िया। समझे बात को? यस सर मिलो कहीं रात को, समझे? ठीक है। और कहीं रात को बोला। एक और अच्छा क्वेश्चन जस्टिफिकेशन में भी आता है, 2 नंबर के लिए भी आता है और 4 नंबर के लिए भी आता है। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर भाई साहब बोलते चलना। सर ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। शेयर सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट है? रजिस्टर्ड। सर ये एविडेंस है ओनरशिप का, मैं मालिक हूँ शेयर्स का, ये ओनरशिप। उसमें लिखे रहते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स।
सर ये पहला एविडेंस है, पहला एविडेंस है ना, मेरी टाइटल मतलब ओनरशिप का है कि नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, झगड़ा, सबसे पहले मैं शेयर सर्टिफिकेट ही दिखाऊंगा, नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ। रजिस्टर में कौन जाके ढूंढेगा, सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना पहले। चलो बोलो, सर्टिफिकेट पे क्या लगेगी, कंपनी की सील, प्रॉपरली साइंड होगा, कितने डायरेक्टर के द्वारा, 2 डायरेक्टर्स, ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर ऑथराइज्ड पर्सन। आई होप इसकी बनवाई हो, बनवाई है। अलग आदमी है यार, अलग ही चलता है, मतलब बढ़िया ही चलता है वो। बोलो भाई, नेक्स्ट क्या लिखा, कंपनी हैज टू इशू द सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज। हु इज द ट्रांसफरी, वही ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स, इट इज। बोलो, शेयर सर्टिफिकेट पार्टली पेड शेयर्स पे भी इशू होता है, फुली पेड। सर कंटेंट पूछता है कई बार एग्जाम में, मालूम क्या पूछता है, एक्सप्लेन द कंटेंट। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर इतना कम लिखेंगे तो 4 नंबर कैसे मिलेंगे, तो ऊपर का पूरा लिखना है, पूरा जो इंट्रोडक्शन वाला, ये जो जितनी हेडिंग्स है वो, और कंटेंट। अब कंटेंट सुनो, शेयर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता होगा ना, कैसा दिखता होगा शेयर सर्टिफिकेट, आपको क्या लगता है, हर शेयर होल्डर का सर्टिफिकेट अलग दिखता होगा कि फॉर्मेट सबका सेम होगा। फॉर्मेट सबका सेम है सर। इसका नाम है SH1। देखो ढूंढो, यस सर, मिला, शेयर होल्डर फॉर्मेट नंबर 1 मिला के रे, यस सर, अंडर द कंपनीज रूल 2014 मिला ना। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिखा, बोलो, नेम ऑफ द कंपनी, वेरी गुड, मतलब सबके सर्टिफिकेट में पहले यही लिख रहेगा। CIN का फुल फॉर्म बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आपका फोलियो मतलब रजिस्टर्ड नंबर जहां मेरा नाम लिखा है, फिर शेयर सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ मैन, नेम ऑफ मेंबर, फिर नेचर ऑफ शेयर। सर नेचर क्या, इक्विटी विद इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट या प्रेफरेंशियल, नंबर ऑफ शेयर, डिस्टिंक्टिव नंबर, नेचर नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, फिर अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, एप्लीकेशन मनी कितना दिया है, अलॉटमेंट मनी कितना दिया है, कॉल्स है, और कॉमन सील इफ एनी। अगर सील है तो ठीक है, नहीं तो इन 2 लोगों की साइन से भी काम बन जाएगा। कौन 2 लोग, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कॉमन सील ऑप्शनल हो गई ना, फिर कंपल्सरी कहाँ होगी। और नीचे क्या है, टाइम है, टाइम कैसे याद करेंगे, अगर हम 7-2-1 में आते, 7-2-1, 7 पब्लिक, 5 प्राइवेट, हम सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम, याद आ रहा है? अरे बोलो ना, कंपनी बनाते वक्त, कंपनी बनाते वक्त 7-2-1, तो कितने दिन में मिलेगा सर्टिफिकेट, 2 महीने में कंपनी इनकॉर्पोरेशन मिला। अरे बोलो, अगर आपने अलॉटमेंट के टाइम शेयर खरीदे तो कितने दिन में मिलेगा, 2 मंथ्स फ्रॉम दी अलॉटमेंट मिल रहा है सर्टिफिकेट। अगर 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 ट्रांसफर ऑफ शेयर में सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा, 1 मंथ फ्रॉम द सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या इंटीमेट ऑफ ट्रांसफर। भूलना मत, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर कंपनी बनाते वक्त तुमने सब्सक्राइब किया तो कितने दिन में मिलेगा, 2 मंथ्स। अगर अलॉटमेंट के वक्त आ रहा है तो 2 मंथ्स में, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन है तो 1 मंथ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर। सर तो सर्टिफिकेट पे कुछ भी क्वेश्चन है, आपका कहना है तीनों लिखेंगे, तीनों पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल तीनों, मतलब कौन सा, ऊपर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कंटेंट वाला पार्ट, टाइम लिमिट वाला पार्ट। ये जब हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया तो नीचे क्या लिखा है, फिर से फॉर ट्रांसफर, क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला पार्ट जो हाईलाइटेड फॉर लिमिटेड कंपनी। अरे यार कैसी बातें करता है, अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है ना, तो आपने जब रिक्वेस्ट की वो उसके 15 दिन में आपको इश्यू हो जाएगा। लिस्टेड नहीं है भाई, अनलिस्टेड नहीं है तो भी डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में हो, सब्सक्रिप्शन में हो, क्या अलॉटमेंट में हो, या ट्रांसफर ट्रांसमिशन में हो। सब्सक्रिप्शन में कितने दिन, 2 महीने, अलॉटमेंट में 2 महीने, और ट्रांसफर ट्रांसमिशन में 1 महीना। बहुत बढ़िया, बढ़ू क्या आगे, खत्म हो रहा है चैप्टर, बस खत्म हो रहा है। तो मेरी नींद है, नींद आ रही बोल रहा है, ऐसा मत कर तू। कॉफी पी के आएंगे, मम्मी का नंबर देना। तेरी मम्मी का प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, आ जाओ, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहले अलॉटमेंट की मीनिंग याद अच्छे से पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड रिटर्न एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी। मिला के ये इको की बुक में, देख नीरज आ गया हेल्प करने के लिए, जंगली वो है, जोंगली जोंगली। बोलो भाई मीनिंग बोलो, 2 लाइन की। शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन एप्लीकेंट्स को
जिन्होंने क्या सबमिट किए हैं, साथ में क्या पे किया है, एप्लीकेशन में अभी आराम से पढ़ना। वैसे तो लॉन्ग आंसर में आने के चांस होते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ अच्छे से। प्रोसीजर है तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। बैठ के नहीं हो रहा है क्या? मैं भी तो बैठा हूँ, मेरे को तो ये पीछे से गड़ भी रहा है। हाँ तो फिर कैसा खड़े होना तेरे को? देख ले, चेंज करना, इधर उधर बैठ जा, इस तरफ आ जा कहीं। घूम 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 सकती है क्योंकि दिखेगी तो नहीं तू कैमरे में, है ना? बस मोंजली का मत बनना बीच में। चलो ध्यान देंगे अब, थोड़ा सा बात करेंगे। धीरज भाई, थोड़ा धीरज रखिए। अलॉटमेंट कमेटी, ये देखिए आशिक आवारा पागल दीवाने टाइप के लोग बैठे हैं। पूरे वीडियो में from the चलो पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े। बताओ भाई, शेयर अलॉट करने के लिए सबसे पहले किसको अपॉइंट करोगे? अलॉटमेंट कमेटी। हमें ध्यान दे और पेंसिल पकड़। जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगी, सेक्रेटरी इन्फॉर्म करेगा बीओडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि प्रिपेयर करो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर इशू, ध्यान देना, पार हुआ है, व्हाट इज पार? जितना इशू किए थे उतना, या अंडर सब्सक्राइब हुआ है। क्या होता है अंडर सब्सक्राइब का मतलब? कम जितनी उम्मीद थी उससे कम कम। है। बट इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, अगर पार हुआ है और अंडर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पार हुआ है तो जितने लोगों ने अप्लाई किया उनको दे दो, अंडर हुआ है तो अंडर राइटर को दे दो। बट अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि अलॉटमेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट कब होगा? जब शेयर्स क्या होंगे, ओवर, और उनको काम दिया जाएगा अलॉटमेंट का ना। वो डिसाइड करेंगे दो चीजें, ध्यान देना, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट किसको? बोर्ड को। एक बार रिपीट कर लो पूरे पॉइंट्स। चलती क्लास में बाहर जाते हो बच्चे, काफी मोबाइल क्लास है, मोबाइल की दो मीनिंग होती है। हाँ वही, चलती बढ़ती क्लास, दिल के करीब रखते हो मोबाइल। हंसना नहीं चाहिए। चल जल्दी बताओ, अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगी? ओवर सब्सक्रिप्शन में और पार में नहीं होगी। अच्छा, कमेटी को अपॉइंट करते किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। होल्ड बोर्ड मीटिंग डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। बेटा ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा शांत रहेंगे, सिर्फ 20-25 मिनट की बात है, फिर खेल खत्म है। सब अपने अपने फोन उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं सबसे खली पीली आदमी हूँ। अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलो सॉरी, माफी जाएंगे। चलो, बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव, ध्यान देंगे, अलॉटमेंट फॉर्मूला। हु सजेस्टेड द अलॉटमेंट फॉर्मूला? अलॉटमेंट कमेटी। एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां बैठा रहेगा जब अलॉटमेंट होगा ना, सेबी का एक बंदा भी बैठा रहेगा। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बैठेगा, बोलता मैं भी रहूंगा, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को सेबी ने भेजा है। ओके बेबी, इफ द इफ द शेयर्स आर लिस्टेड, बेटा ध्यान देना, अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो बोलता है उन ऑथोरिटीज से भी अप्रूवल लो जो किससे रिलेटेड है? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। मतलब बीएसई और एनएसई वाले भी अपना एक आदमी भेजेंगे। तो बोलो ना यार, यही मतलब हुआ। रिपीट करें एक बार, बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें अप्रूव होगा आपका अलॉटमेंट फॉर्मूला। सिर्फ अपन हाईलाइटेड पॉइंट्स बोलेंगे। वह अलॉटमेंट फॉर्मूला किसने सजेस्ट किया? अलॉटमेंट कमेटी। एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा किसका? सेबी का। बोलता मैं भी वहां रहूंगा जब प्रेजेंट होगा प्लान। फिर बोलता है अगर शेयर्स लिस्टेड है तो इस फॉर्मूले का अप्रूवल वो अथॉरिटी भी देगी जो किससे रिलेटेड होगी? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। और बहुत बढ़िया बेटा, एक बार फॉर्मूला अप्रूव्ड हो गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट बनाई जाएगी, सही है? और लिस्ट में नाम होंगे किसके? नेम ऑफ अलॉटीज या एप्लीकेंट्स भी कह सकते हो उनको। और इंग्लिश में साइन कौन करेगा? चेयर एंड सेक्रेटरी, और नहीं है, एंड है। अरे बोलो, तो ये एक जबरदस्त पॉइंट है, मजा आ गया इसको पढ़ा के। फॉर्मूला कौन सजेस्ट करेगा? सेबी क्या बोलेगा? हमारा भी एक बेबी लो कमेटी में। अगर शेयर्स लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा? हमारा भी एक ऑथोरिटी होना वहां पर।
एक बार आपका अलॉटमेंट फॉर्मूला अप्रूव्ड हो गया तो कौन सी दो लिस्ट बनेगी? एप्लीकेशन लिस्ट बनेगी और अलॉटमेंट। उसमें क्या लिखे रहेंगे? नेम ऑफ अलॉटीज। किन की साइन होगी उस लिस्ट पर? चेयरमैन और सेक्रेटरी। चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अब बोर्ड मीटिंग में इतनी चर्चाएं हो गई, पास कर लेते हैं एक रेजोल्यूशन। तो बोलता है एट द बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन इज पास टू अलॉट शेयर, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेगा कौन? सेक्रेटरी। लेटर ऑफ अलॉटमेंट भूलना मत। एक होता है अलॉटमेंट लेटर, राइट इशू, प्राइवेट वाले चीज है, उधर जाएंगे बात। जिनको शेयर्स देंगे उनको क्या जाएगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिनको नहीं देंगे उनको लेटर ऑफ रिग्रेट। देखो लिखा हूं। सही है? बोलो। हो गई तीन चीजें। पहले किसको अपॉइंट किया आपने? कमेटी को अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ कमेटी को अपॉइंट किया हमने। अगर बोलता शेयर्स पार सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है, तो कमेटी की जरूरत नहीं है, फिर तो अलॉट कर देंगे पूरे। बट अगर क्या है, कमेटी को अपॉइंट करेंगे, वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करेगी और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। सही है क्या? मैंने बोला ना। फिर एक बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? अलॉटमेंट फॉर्मूला। कौन सजेस्ट करेगा उसका? अलॉटमेंट कमेटी। सेबी का भी कौन मौजूद होगा? वहां एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल मौजूद होगा। एक अप्रूवल होगा उस अथॉरिटी से, तो किससे रिलेटेड होगी? स्टॉक एक्सचेंज। एक बार फॉर्मूला क्या हो गया? अप्रूव, बीच में मत रोकना। तो दो लिस्ट बनाई जाएंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इसमें नाम होंगे अलॉटीज के, और किसके साइन होगी इस लिस्ट पर? सेक्रेटरी। ठीक है। और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? रेजोल्यूशन। और दो लेटर भेजेगा सेक्रेटरी, लेटर ऑफ तो जिनको शेयर्स दे रहे हैं और जिनको नहीं दे रहे हैं उनको लेटर ऑफ। हमें खेद है, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। सिंपल। नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट की मीनिंग आ जाएगी। उनको भेजो जिनको शेयर्स दे रहे हैं। लिखा तो है? अरे बोलो। यस। और रिग्रेट वाला किसको रहेगा? जिनको शेयर्स नहीं दे रहे। ठीक है। तो सर जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे रहे हैं उनको एप्लीकेशन मनी वापस करेंगे ना? करेंगे ना? लिखा है एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। अरे बोलो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स इशू हो रहे हैं तो क्या नहीं इशू करना है? अलॉटमेंट लेटर। अरे इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या लेटर भेजना? पूरा डीमेट में हो जाएगा पूरा। क्लियर है कि नहीं? कौन करेगा ये काम? आपका पूरा काम एनएल डिपॉजिटरी। कौन है? दो डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। फुल फॉर्म पूरा एनएसडीएल का और सीडीएसएल का। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों रहेंगे तो फिर कोई लेटर फेटर की जरूरत। कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। सर अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करेगा हमारा बैंक। ठीक है। अरे बोलो। तो इतना याद रखो बस, अलॉटमेंट मनी हमारा बैंक कलेक्ट करेगा विद इन गिवन टाइम। फिफ्थ वाले पॉइंट की हेडिंग पढ़ो। थकना नहीं है, बस 20 मिनट की बात है, चैप्टर खत्म कर देंगे। फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ो। क्या अरेंजमेंट रिलेटेड टू द लेटर ऑफ रिनंसिएशन का मतलब होता है कैंसलेशन। कैंसलेशन। एन एप्लीकेंट, बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे साथ पढ़ो। एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड, उसने क्या बोला? मेरे को मत अलॉट करो, मैं ये अलॉटमेंट को रिनाउंस कर रहा हूँ किसी और के नाम पर। मतलब मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर वालों को दे दो, मेरे रिश्तेदारों को दे दो, फलाना ढमकाना जो भी होगा। तो बोलता है कि लेटर भरो। उस लेटर का नाम क्या? लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, है ना? सबमिट कर, और ओरिजिनल कॉपी देके इसकी लेटर ऑफ अलॉटमेंट। फिर बोर्ड अप्रूव करेगा, सेक्रेटरी अप्रूव करेगा। आगे बोलो। अरेंजमेंट रिलेटेड टू द स्प्लिट, बोलो स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। फटाफट पढ़ना, खत्म हो रहा है ये। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम। आपको पता है ना ये बात के कभी कभी अगर दो और दो से ज्यादा लोगों ने शेयर्स खरीदे तो वो भी दिखाया जाता है। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, सेक्रेटरी एंटर द डिटेल ऑफ स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट। जैसे दो लोगों ने शेयर खरीदे, सुनना, और दोनों ने क्या बोला कि आप ना स्प्लिट कर दो शेयर्स। तो बोले क्या करें? तो बोले 11 मेरे नाम पे कर दो, 9 इसके नाम पे कर दो। तो बोले हम कर देंगे। सुनना, पूरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता हम शेयर्स तो स्प्लिट कर रहे हैं, बट हम तुम दोनों का मेंबर एक ही मानेंगे। ठीक है, मिलकर खरीद रहे हो तो तुम्हारा वोट भी एक ही रहेगा। और इवन सर्टिफिकेट और डिविडेंड भी उसके नाम पे आएगा जिसका रजिस्टर में पहले नाम आएगा। देखोगे नहीं पड़ेगा। और लास्ट में लिखा है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन तेरा अलॉटमेंट खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर एक रिटर्न फाइल करना आरओसी के पास। ठीक है, वही लिखा है अलॉटमेंट। सही है? अरे बोलो। इतना भी लिखे तो काफी है। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इतना भी लिखे तो काफी है। और आखिर में क्या प्रिपेयर करेंगे भाई?
रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू करेंगे क्या है? अब सर इशू कब करेंगे? तो सर वो तो आपने पढ़ा थी 3 कंडीशन। सब्सक्रिप्शन होता तो 2 महीने में, बोलो अलॉटमेंट भी होता तो, और ट्रांसफर भी होता तो पढ़ा दी ना आपने, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमको कुछ नहीं करना, जो भी करेगा डिपॉजिटरी करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो एक बार ऊपर आ जाओ। सब प्रोसीजर आ सकती है सर, आ तो कुछ भी सकता है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को चीजें याद होंगी धीरे धीरे, कोशिश करना पढ़ने की, छोड़ना नहीं चीजों को। अब आज जनरल प्रिंसिपल्स पे चल रहे भी है, कौन बताएगा, हेल्प करेगा मेरा? अगर अलॉट कर रहे हो तो कुछ जनरल चीजें हैं जो कंपनी एक्ट में लिखी भी नहीं है फिर भी करना है। पहला क्या है? अलॉटमेंट कौन करेगा? कोई प्रॉपर ऑथोरिटी होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अलॉटमेंट कमेटी, कोई तो होना। अलॉटमेंट किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने एप्लीकेशन भरा है। सही है कि नहीं सही है? जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं भरा उनको अलॉटमेंट मत करना। तीसरा, अलॉटमेंट करना है एज पर विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्लियर है क्या? और अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ, आज प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ तो 5वें दिन से चालू हो जाएगा अलॉटमेंट। तो तरीकों से 6 6वीं तारीख से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, आगे बढ़े। क्या है आगे बढ़े? जो कंडीशन प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी थी अलॉटमेंट वैसा ही होना। व्हाट इज वैसा? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। वही टर्म्स और कंडीशन चेंज मत करना, बिल्कुल मत करना। अलॉटमेंट का टाइम पर कोई नया मत जोड़ देना कुछ, जैसा बोला था वैसा। कम्युनिकेशन कैसे बताओगे कि तुम शेयर्स अलॉट कर रहे हो? बाय सेंडिंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट एडवाइस। अरे बोलिए। और लास्ट का लिखा है अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन टू द लॉ। लॉ के खिलाफ जाके अलॉटमेंट मत करना, जैसे कि शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू माइनर एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट। क्लियर? तो नीचे 3 लाइन में कुछ लिखा है जोरदार। अगर कंपनी ने इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे? इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? अरे मैं आ रहा हूँ ना धीरे धीरे, मतलब सब आपको समझता है। ऊपर वाला भी जो है, जो पढ़ने के पर कौन सी कंडीशन बोलते हैं उसको? ये 6 हेडिंग याद करो ना एक बार। अलॉटमेंट कौन करेगा? प्रॉपर बोर्ड ऑफ अलॉटमेंट कम्युनिटी। किनको देंगे अलॉटमेंट? सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है? 60 दिन में एप्लीकेशन मनी मिलने के, और इशू कब होगा? अलॉटमेंट अलॉटमेंट कैसा होना? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कोई नए टर्म्स आपको ऐड नहीं करना है। अलॉटमेंट किसके थ्रू कम्युनिकेट करोगे? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। वेरी गुड यार, है ना? और लास्ट में लिखा है अलॉटमेंट शुड नॉट बी काउंटर वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉस। स्टैट्यूटरी कंडीशन, माजा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत पूछा मैंने एग्जाम में। 2014 के सेबी के रूल्स है भाई साहब, सेबी के रूल्स है कुछ, फटाफट पढ़ेंगे। बोलो माही जी, पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी किसके मुंह पे मारेंगे हम लोग? रजिस्ट्रार बिफोर पब्लिकेशन। एक कॉपी रजिस्ट्रार के मुंह पे। प्रोस्पेक्टस की कॉपी कौन साइन करेगा? एवरी प्रपोज डायरेक्टर। नई कंपनी है तो जो भी डायरेक्टर बनने वाला है वो करेगा, या बोलो जो डायरेक्टर है ऑलरेडी वो करेगा, या कोई ऑथराइज एडवोकेट। ठीक है? नहीं थकना नहीं है ना? तो 6 घंटे सोया, मैं 2 घंटे सोया, तो मत। अब बोल रहा मैं हूं तो मेरे को थकना चाहिए। हो गया? एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की बोलो किसको दी हमने? रजिस्ट्रार को, पब्लिकेशन के पहले। प्रोस्पेक्टस में साइन कौन कौन करेगा? सब करेंगे, कोई घर वाले मन में नहीं। अगर नई कंपनी है तो, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डायरेक्ट, और हिज ड्यूटी ऑथराइज। बोलो भाई, एप्लीकेशन मनी एक फेस वैल्यू पे कितनी होना? मिनिमम 5%। अभी ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। कंपनी से बोल रहा है 5%, सेबी क्या बोल रहा है देखो तो 25%। तो किसको माने? सेबी बोल रहा है मैं सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा। वेरी गुड यार। और एप्लीकेशन मनी कहाँ जाएगा? बैंक में। अरे बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर 90% पैसा आ जाना चाहिए। अरे बोला। और अगर 90% पैसा कलेक्ट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्राइब। क्लियर है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने 30 दिन के अंदर कलेक्ट नहीं किया तो अगले 15 पैसा फर्स्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो बोलता है ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए सबसे बेटर क्या करो? अंडरराइटर एग्रीमेंट कर लो कि ये लोग खरीद लेंगे आपके शेयर्स जो बच गए।
बताइए लिस्ट कब क्लोज होगी? सर मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होती है लिस्ट और मैक्सिमम 10 दिन। अलॉटमेंट का बेसिस कौन डिसाइड करता है? अलॉटमेंट कमिटी डिसाइड करती है सर, बराबर। 5 मिनट में भेजेगा, 5 मिनट पक्का। मेरे को जब याद क्यों नहीं दिलाया तूने? अब वो तभी भूल गया मैं, भेज दे रहा हूँ। Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company. ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा सर? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एप्लीकेशन ज्यादा आ गई अलॉटमेंट के कंपैरिजन में। क्लियर है? सेबी क्या बोल रहा है देखो, सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। बोलता है सेबी बोलता है ज्यादा आ गई है तो ज्यादा अलॉटमेंट मत करना शेयर्स को। समझा क्या बोला? अगर 100 सुनो 100 अलॉटमेंट था, एप्लीकेशन आ गई 110, सेबी क्या बोल रहा है? तो कंपनी क्या बोल रही है? और 10 शेयर्स इशू कर दें क्या? 10 एप्लीकेशन बोला नहीं। फिर हाउएवर बोल के क्या बोलता है? 10% में परमिट अलॉट नॉट मोर देन। मुझे मैं समझाएगा इसका मतलब क्या हुआ? हमने कितने शेयर्स ओरिजिनली अलॉट किए? 100। एप्लीकेशन कितनी आ गई? तो बोल रहा है वो 10 की तो परमिशन नहीं दूंगा, वो 10 का 10%, तो 10 को 100% ले ले एक्स्ट्रा वाले और उसका 10%। तो ऑलरेडी एक शेयर और दे सकते हो एक्स्ट्रा। 101 101 वो नेट का मतलब वही है, वो 100 काट के, क्योंकि 100 तो ओरिजिनल थे। और परमिशन लेंगे किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में तुम अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहते हो उससे परमिशन ले लेना, और उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देना। क्योंकि सर क्यों ऐसा क्यों? बेटा जो इन्वेस्टर है उसको पता होना चाहिए कि तुम एनएससी में रजिस्टर्ड हो रहे हो या बीएससी में या कोई लोकल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो रहे हो। और लास्ट पढ़ लो, इधर मैं याद करा था उसको। कंपनी के लिए अलॉटमेंट करना कंपनी के बस की बात नहीं होती है, तो कंपनी अपॉइंट करती है एक लीड मैनेजर जिसको हम बोलते हैं बैंक मर्चेंट बैंकर, जो पूरी जिम्मेदारी लेता है पब्लिक इशू की लेता है। साथ में कंपनी क्या बोलती है? तू तो हमारा मेन आदमी, बट तेरे अलावा और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बाद अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर मेंटेन करता है। फिर अपॉइंट करती है जो एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करेगा। फिर अपॉइंट करेगी जो अनसेल्ड शेयर्स का, फिर ब्रोकर जो हमारे पास मेंबर इन्वेस्टर्स लेके आएगा। सिंडिकेट बैंक जो ग्रुप में काम करेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंट्स। सर एडवर्टाइजिंग एजेंट का एक नाम लो सर। मनी कंट्रोल करता है एडवर्टाइजमेंट, आईपीओ की जानकारी वो देता है हम। अब स्टॉक्स करता है स्टॉक्स। क्लियर है कि नहीं? नींद तो आ रही है भाई, बहुत आ रही है, सबको आ रही है सब। दो तो चल रहे थे अभी सर ध्यान दे, स्टैट्यूटरी कंडीशन के ऊपर देखो 3 पॉइंट लिखे हैं न्यू इशू को लेकर, डीमेट इशू। कौन कौन सी कंपनी जिनको डीमेट में करना शेयर इशू, अगर उनका पब्लिक ऑफर का वैल्यू कितना है? 10 करोड़ से ज्यादा, देखा गया। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी करना पड़ेगा, कौन सी तारीख से? 10 सितंबर। इनको भी अब डीमेट में करना पड़ेगा। और सच अदर क्लास कंपनी में भी प्रिस्क्राइब बाय सीजी। व्हाट इज सीजी? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड यार। क्या हो गया? सही बात है यार, अभी पढ़ाई के बीच में ये सब ध्यान देना चाहिए ना। टीचर भले चिल्लाते रहे गला फाड़ फाड़ के ना, टीचर भले गला फाड़े, अगर अपने को मच्छर पे ध्यान होना चाहिए। मैं तो क्या लंगा बेटा बेटा तुम्हें जो हरकत की हो ना आज, जिसमें तो उतारे गए हो। मैं वीडियो में बता देता हूँ ना बच्चों को जो रिवीजन वीडियो देख रहे होंगे, नीरज को मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ। जंगल रेट गया था भाई, जंगल रेट। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोला बाकी बताओ, तुमको चीजें आ रही है समझ में? अरे बोलो ना। कमेंट तो ऑलमोस्ट हो गया भाई। छोटे छोटे टॉपिक बचे, अब वो थोड़ा पढ़ाऊंगा छोटे छोटे टॉपिक में। आता तो सब है, अरे आता तो सब है, ऐसे थोड़ा होता कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। चलो मेरे को एक आंसर दे दो फटाफट। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप कौन लोगों को शेयर देते हैं? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन जिनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 200 से ज्यादा नहीं होती। 200 से ज्यादा नहीं होती, बोलना मतलब। Who identified that 200% बोर्ड ऑफ? किस रूप में पैसा दोगे आप, किस रूप में शेयर्स दोगे? हो गया है मोमन का। म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आप एक ऑफर लेटर देते हो, बोलो। शेयर्स जो होंगे वो फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं और पार्टली पेड अप भी होंगे। कैसे पैसे लोगे उनसे आप? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नॉट बाय कैश।
क्योंकि कम लोग हैं तो बहुत ज्यादा शेयर खरीद रहे होंगे तो अमाउंट बहुत ज्यादा होता हो। सही है। इनके पास राइट टू रिन्यूसिएशन नहीं है। व्हाट इज राइट टू रिन्यूसिएशन? भाई तेरे से बात हुई है तो तू ही खरीदेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से। एक राइट इशू का मतलब क्या होता है, अपने ही एक्सपेंसिव शेयर होल्डर को दोबारा शेयर देना, और दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स को। लिख लो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट के आपने 6 पॉइंट पढ़ा है, 2 नंबर के लिए आ सकता है 100%। 100%। बोलो कौन सा ग्रुप ऑफ पर्सन है सिलेक्टेड है, कितने 200 से। कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जाएगा, पार्टली पेड अप हो सकता है। ऐसे दो तरीके से लेंगे हम लोग, कौन से थे? नॉट बाय कैश। इनके पास कौन सा ऑफर नहीं है? राइट टू रिनोसिएशन। बराबर है कि नहीं? और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजर्वेशन। ये भूल गया मैं गलती से। और दो तरीके से इशू होगा, राइट इशू और वेरी गुड, मजा आ गया। पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही, आएगा ये आएगा, फीलिंग आ रही है मतलब पढ़ाई वाली फीलिंग। तो ये सब पढ़ चुका है ना हार्दिक? पहली बार पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो आ गया क्वेश्चन, आ गया भाई। स्वेट इक्विटी बैलेंस जल्दी आ। सिर्फ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को जाएगा, डायरेक्टर और एम्प्लॉयज डिस्काउंट पे जाएंगे शेयर्स। बोलो भाई इनसे हम बदले में क्या लेंगे अदर देन कैश? हम क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को? तुम पैसा मत दो, तुम मेहनत दो, तुम पसीना दो, तुम ऐसी चीज। हम ये शेयर्स किसको दे रहे हैं? जिन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया कंपनी में, इससे कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। एक बार रिपीट करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दो लोग हो जाएंगे, डायरेक्टर्स और इनसे हम कंसिडरेशन क्या लेंगे अदर देन कैश। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसके जैसे होंगे? पहली पासों विद अदर इक्विटी शेयर, मतलब जैसे इक्विटी शेयर्स को राइट्स मिलते हैं वैसे ही इस वाले शेयर्स को भी। और कितने साल तक बेच नहीं पाओगे इसको? 3 साल तक। 3 साल तक लॉक इन पीरियड रहेगा। और ये इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ता है? इंस्पेक्शन। क्योंकि ओनरशिप को बांट रहे हो ना, तो अपने लोगों से पूछना पड़ेगा 75% लोगों से। ठीक है दीपक? दीपू, दीपू इसको उल्टा करो नाम को, नहीं ना? जहां से तू आया है माशाल्लाह। अब माही ध्यान तो अपने सार्स पूछा था मुझसे जब। नीरू। चलो अब 10 मिनट में माही अपने रूप में आने वाली है। बाहुबली बोल बोलेगी 3। सार्स बता रहा हूँ मैं, सार्स। सार्स का फुल फॉर्म बोलो पहले क्या? स्टॉप। अब 30 सेकंड के लिए चुपचाप बैठना और ध्यान देने में क्या बोल सुनना। इस स्कीम में एम्प्लॉयज को एक राइट दिया जाता है टू रिसीव द अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर। मतलब तुमको ये शेयर खरीदने नहीं है, तुम्हारे पास हम ये शेयर रखवाएंगे। अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो इस शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली तुमको कैपिटल गेन होगा, तुम इसको बेच तो सकते हो ना, तो इसके फायदा तो है। अरे बोलो। तो कंपनी स्पेसिफिक नंबर में ये राइट्स देती है, जो किससे लिंक है? देखो क्या लिखा है, लिंक टू द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर्स। फ्यूचर डेट पे आपको राइट यूज करने के लिए मिलेगा, मिलेगा। अरे बोलो सर, तो फ्यूचर में अगर मुझे वो पैसे पे करने हैं अप्रिशिएशन वैल्यू, तो मैं कैश में दे सकता हूँ? क्या लिखा है? द एम्प्लॉय इज पेड द अप्रिशिएशन वैल्यू। बोलो तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? सुनना है इधर। एम्प्लॉय बोलेगा वो सर वो वैल्यू बढ़ गई, वो 100 रुपए का शेयर 200 का हो गया। कंपनी को बोल रहा है ना, कंपनी से क्या बोल रहा है? या तो 100 रुपए दे दे उसको, या और 100 रुपए के शेयर दे। अरे लिखा है ना मैं, वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर। मिला क्या? अब एक सवाल का जवाब है। सर डेफिनेटली कुछ लाडले लोग होंगे तभी मिल रहा होगा, इनसे पैसे तो लिए नहीं हमने। तो देखो वहां क्या लिखा है, सार्स इज ए फॉर्म ऑफ बोनस गिवन टू दी एम्प्लॉयज। बोलो इफ कंपनी परफॉर्म, मान लो दिवाली के टाइम पर बोनस मिल रहा है, एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे, आपको इसके पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का बोनस शेयर है ना। पर कंपनी हैज टू गिव अ वेस्टिंग पीरियड। व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड? 1 साल तो कुछ सोचने के लिए कि खरीदे यार, और लॉक इन पीरियड है क्या इसमें? बेच देना, जब इच्छा होगी बेच देना। अरे बोल चुप रहना। और इसके लिए भी क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिसोर्स। कंपनी डुबरी तो बोलते हैं।
अबे चुप रहे मैंने बताओ सार्स का फुल फॉर्म बोले स्टॉक शेयर्स के वैल्यू अप्रिशिएट हो गए कंपनी की वैल्यू बढ़ने पर, ये लिंक होते हैं, ठीक है। फ्यूचर डेट पे आपको वैल्यू का अमाउंट दिया जाएगा या और नए इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। ये एम्प्लॉय को बोनस के रूप में दिया जाता है अगर कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है। सुनो, इस शेयर्स के लिए आपको पैसे पे करने की जरूरत, आपको सोचने के लिए कितना साल दिया जाएगा? एक साल। लेना है या नहीं लेना है? कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझा मेरे लाल? हाल माल गले में डाल, ठीक है। समझ में आ रहा कब? ESPS बोलो, ESPS। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को देंगे डिस्काउंटेड प्राइस पर, फ्यूचर डेट पे खरीदना है आपको शेयर। क्लियर है? यस सर। सर ये सैलरी में से पैसा कट जाएगा, 100% सैलरी में से कट जाएगा। 5 पॉइंट है, फटाफट बोलना। सर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को देंगे, तुरंत ये शेयर्स क्या हो जाएंगे? लिस्टेड। 1 साल का क्या है? लॉक इन पीरियड। ESPS पब्लिक इशू का पार्ट नहीं, पब्लिक इशू अलग है, ये अलग इशू है। क्लियर है? किसकी गाइडलाइंस को फुलफिल करना है? सेबी की गाइडलाइंस। और इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयड इमीडिएटली लिस्टेड, 1 लाख का 1 साल का लॉक इन पीरियड, पब्लिक इशू का हिस्सा नहीं है, सेबी की गाइडलाइंस और स्पेशल रिजर्वेशन। ESOS नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये आपको आना चाहिए। बेसिक डिफरेंस क्या है? ESOS के अंदर ये सब स्कीम्स आते हैं छोटे। एक्चुअली कैसा होता है, कंपनी में अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना दोस्त। कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, कोई हायर लेवल का एम्प्लॉय है, कोई KMP है। ESOS आप लोग खुद पढ़ेंगे और नोट से पढ़ेंगे, हेडिंग से। और अच्छा टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम में। माय फेवरेट टॉपिक बोनस इशू। रिपीट करो, फुल्ली पेड अप शेयर्स, जिन्होंने पैसा दे चुका है उन्हीं को मिलेगा बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलो, शेयर होल्डिंग के हिसाब से मिलेगा, जैसे 1:1, 2:1, सही है। कौन सी कंपनियां देंगी? साउंड कंपनीज, जो जम के पैसा कमा रही है सालों से। कहां से पैसा बांटेंगे इसका? डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट और रिजर्व से। बोलते हैं इसी की क्या बोलते हैं? प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कहां से पैसा बांटेंगे? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, कैपिटलाइजेशन। बहुत बढ़िया है। कंपनी कहां से पैसा नहीं देगी इसका? रिवैल्यूएशन। एसेट्स थोड़ी ना बेचोगे बे अपनी बोनस के लिए, एसेट्स थोड़ी ना बेचेंगे। फ्री में शेयर देना, एसेट बेच के जमीन बेच दे। बोलो, सी वाला पॉइंट क्या है? बोनस शेयर डिविडेंड के बिहाफ में मत देना, डिविडेंड भी देना और बोनस भी देना। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? एक बार बोनस अनाउंस कर दिए आप उसको वापस विड्रॉ नहीं कर हमेशा फुल्ली पेड अप ही रहेगा। अरे बोलो, आपको मिला है तो आप किसी और को ट्रांसफर। अगर अब इसमें आगे मेरे नोट मैंने बहुत कुछ लिखा है कि बोनस कब कब नहीं दिया जाएगा, याद कर लो ना। बोलो मेरे साथ, बोनस कब कब नहीं दिया जाएगा? अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस साल कनेक्ट नहीं किया, अगर कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किए, किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का। बोलो बोलो बोलो, डिबेंचर्स का, पब्लिक डिपॉजिट का, उनके इंटरेस्ट पे नहीं किए, एम्प्लॉय की सैलरी और ग्रेट्यूट्यूड पे नहीं किए। बस याद रखो, बोलना मत, नोट्स में सब दिया हुआ है। अरे बोलो यार, राइट इशू खुद पढ़ेंगे आप। राइट इशू का एक नाम बोल देता हूं आपको, प्रीएम्प्टिव। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव? बिफोर एनीवन एल्स, किसी और से पहले। इसमें कौन सा ऑफर मिलता है? लेटर ऑफ ऑफर। और कौन सा अलॉटमेंट लेटर मिलेगा? अलॉटमेंट लेटर। ये खुद से पढ़ना है आपको। FPO, IPO देखेंगे आप लोग। हाँ, आप लोग डिफरेंस बिटवीन से पढ़ना। बिडिंग मेथड कर लेते ना, हाईलाइट कर लेते ना। जब कंपनी डिटरमाइन करना चाहती, ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर्स। अरे बात मत करना, नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर्स। तो बोलो भाई, कंपनी लोगों को कैसे बताएगी कि मैं कुछ पता करना चाहती हूँ? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। ऐसा प्रोस्पेक्टस दो जानकारी नहीं रखता। कौन कौन सी दो जानकारी? नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर। उसमें देखिए प्राइस रेंज है, जिसको प्राइस बैंड भी कहते हैं। और कौन बिडिंग करेगा? इन्वेस्टर्स। लोएस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? एक और नाम है उसका, सीलिंग प्राइस। और जिसमें फाइनल बिडिंग होती है उसको कट ऑफ प्राइस, तो फिर इशू प्राइस भी कहा जाता है। बिडिंग कितने दिन के लिए ओपन होती है? 5 दिन। बिडिंग के साथ आपको कौन सा मनी पे करना है? एप्लीकेशन। अरे सबको पैसे तो पे करना पड़ेगा ना भाई। कौन कौन करवाएगा बिडिंग? लीड मर्चेंट आएंगे, उसको बुक रनर्स भी कहा जाता है। देखो जोमेटो के केस में कोटक महिंद्रा था, कोटक महिंद्रा बैंक। और जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा, है ना, उस पर हाँ शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। और कंपनी फिर एक और प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसमें फिर फाइनल प्राइस को लिखेगी। क्लियर है? तो बुक बिल्डिंग मेथड दोनों जगह पर यूज होती है, IPO में भी हो, फुल फॉर्म बोलो IPO में। तो शेयर इशू किया तो
सही है, अरे बोला हाईलाइटेड पॉइंट्स फोकस कर पाओगे, लिख पाओगे। लास्ट पे क्या बचा? पहले फिक्स प्राइस में कहाँ लिखा है वैल्यू? प्रोस्पेक्टस में क्वांटिटी भी दी हुई है, प्राइस भी दी हुआ है। बोलो आपको सिर्फ फेस वैल्यू पे करने के लिए बोला जाएगा, तो मतलब फिक्स प्राइस में ऑलरेडी कंपनी वैल्यू डिसाइड कर चुकी है। पब्लिक इशू में, राइट इशू में, यस में रहता है। लास्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कर दो बेटा, बता दोगे? हो गया निधि? डन कर दो वीडियो? यस सर। चलो भाई वीडियो नहीं पढ़ाओ। वीडियो वालों को पढ़ा तो मैं नहीं, अपने बच्चे उनको पता है मैं नहीं पढ़ाऊँ। स्वीट ड्रीम टेक 1 घंटा 10